वंदे मातरम बच्चों। जैसा कक्षा 9th में पिछले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे, अध्याय 1 में फ्रांसीसी क्रांति और उसमें हुए बदलावों का प्रमुख चरण। आज उसी श्रेणी में एक नए वीडियो के साथ में मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ और आज का विषय है फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण। जैसा कि पूर्व वीडियो में अपन देख रहे थे कि फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के बाद अनेक प्रकार के बदलाव हुए और उन बदलावों के कारण वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में अनेक प्रकार से परिवर्तन आए। उसी श्रेणी में कि जो रोज़मर्रा की जीवन था लोगों का, दिन प्रतिदिन की जो कार्य प्रणाली थी, उसमें ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बदलाव आए, उन सब के बारे में आज अपन इस नए वीडियो में पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि विदित है कि 1789 में हुई फ्रांस की राज्य क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस के लोगों के जनजीवन में व्यापक बदलाव हुए। वहाँ के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन शैली को बदलने के लिए फ्रांस की क्रांतिकारी सरकारों ने अनेक प्रकार के कानून बना करके लोगों में स्वतंत्रता, समानता के आदर्शों को स्थापित करने के लिए, उनका जीवन स्तर बदलने के लिए, उनकी जिंदगी में हुए परिवर्तनों का सकारात्मक बदलाव दिखने के लिए अनेक प्रयास किए। फलस्वरूप फ्रांस के अंदर सेंसरशिप कानून की समाप्ति हुई और सेंसरशिप कानून की समाप्ति के बाद फ्रांस में अनेक प्रकार के साहित्यिक एवं कलात्मक परिवर्तन सामने आए। सेंसरशिप का तात्पर्य यहाँ पर समझना चाहिए कि सेंसरशिप किसको कहते हैं। सेंसरशिप का तात्पर्य होता है कि कोई भी सामग्री या कोई भी कार्य आप लिखित रूप में तैयार करते हैं तो उसके प्रसारण से पूर्व सरकार की अनुमति आपको लेनी पड़ती है और सरकार को लगता है कि ये कानून उसकी संप्रभुत्व सत्ता के खिलाफ नहीं है, तो चाहे तो वो अनुमति दे, चाहे तो नहीं दे। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो सेंसरशिप कहलाती है। तो फ्रांस में सर्वप्रथम इस पुराने कानून को बदला गया, जिसके फलस्वरूप वहाँ के लोगों के अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैतिक अधिकार घोषित कर दिया। अर्थात जो नागरिक घोषणा पत्र उन्होंने जारी किए थे उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी एक महत्वपूर्ण अधिकार माना था। फलस्वरूप फ्रांस के अनेक शहरों में नए नए समाचार पत्रों, लिखित पत्र पत्रिकाओं, छपी हुई पुस्तकों के प्रकाशन की एक बाढ़ सी आ गई। लोगों को नए नए प्रकार के साहित्यिक चीज़ों को पढ़ने का अवसर मिला और उसके आधार पर उनके जीवन स्तर में सुधारने के अनेक बातों को प्रसारित भी किया गया। धीरे धीरे ये साहित्यिक सामग्री फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंची, जिसके कारण से
वहाँ के लोगों में हुए बदलाव को देखते हुए ऐसा लगने लगा कि प्रेस की स्वतंत्रता के कारण विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। अर्थात शासन और सरकार की गलत नीति है तो उसके खिलाफ भी बोलना आसान हो गया। फलस्वरूप फ्रांस के अंदर अनपढ़ लोगों की दृष्टि से अनेक प्रकार के नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ, जिसके फलस्वरूप लोगों ने उत्सवी जुलूसों में भाग लिया और असंख्य लोगों को इस कार्य प्रणाली में अवसर मिला। इसके बाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन आया और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और पुराने राजवंशों को हटा करके उसने यूरोपीय देशों की विजय यात्राएं प्रारंभ की और अनेक नए नए साम्राज्यों की स्थापना करते हुए वहाँ के शासन की बागडोर अपने खानदान या अपने पीढ़ी के लोगों को सुपर्द की। नेपोलियन खुद को आधुनिक यूरोप का अग्रदूत मानता था और उन्होंने अनेक सुधारात्मक व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस में निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून बनाया, दशमलव पद्धति पर आधारित समान नापतोल की प्रणाली चलाई। इन सुधारात्मक कदमों को देखते हुए फ्रांस के लोगों को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि वास्तव में नेपोलियन हमारे लिए एक मुक्तिदाता बनकर के आया है और जनता को उससे काफ़ी हद तक स्वतंत्रता की न्याय दिलाने की उम्मीद जगी। लेकिन बहुत जल्दी ही लोगों की नेपोलियन के प्रति जो धारणा थी वो गलत साबित हुई। फलस्वरूप धीरे धीरे नेपोलियन की सेनाओं ने लोगों पर हमला करना प्रारंभ किया और उनके ऊपर उनके अत्याचार बढ़ने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई और उसके बाद यूरोप के बाकी हिस्से आज़ाद हो गए और आधुनिक कानूनों को फैलाने में जो प्रारंभ से चले आ रहे क्रांतिकारी उपायों का असर दिखने लगा। फलस्वरूप उन सुधारात्मक कदमों के कारण फ्रांस में एक नई प्रकार की गति आई और इस गति को आने में अनेक प्रकार के विरोधी एवं सकारात्मक विचारधाराओं का प्रभाव, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विचार माने गए और ये विचार ही आगे चल कर के 19वीं शताब्दी में फ्रांस से निकल कर के यूरोप के अनेक देशों तक फैले और उसका परिणाम ये हुआ कि यूरोप के अंदर जो सामंती व्यवस्थाएं स्थापित थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अनेक उपनिवेशिक समाजों ने आंदोलन के माध्यम से संप्रभु राष्ट्रों की स्थापना की और दासता से मुक्ति के विचार को संपूर्ण विश्व में फैलाने का कार्य किया। अर्थात फैलाने की एक नई दिशा लोगों को दिखाई और इस नई दिशा का फलस्वरूप ये रहा कि टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे अग्रदूत विचारक, जिनके फलस्वरूप फ्रांस के लोगों को
प्रेरणा मिली और ऐसे ये दो श्रेष्ठ जो आधुनिक विचारक थे उनका प्रभाव फ्रांस की संपूर्ण कार्यप्रणाली पर भी पड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में ही नहीं, यूरोप में ही नहीं, धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में उपनिवेशिक शासन का अंत होने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और इसके बाद धीरे धीरे उपनिवेशिक राष्ट्रों को आज़ादी का एक नई प्रेरणा जगाने का काम किया। धन्यवाद।